Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 10th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article says that Indian desert cat spotted in Panna Tiger Reserve. An Indian desert cat has been spotted for the first time in Madhya Pradesh Panna Tiger Reserve, a senior forest official claimed it. A tourist has shared the picture from him of an Indian desert cat in the reserves of Akola Buffer Zone, the reserve recently during the night safari. PTR Field Director Uttam Kumar Sharma said on Saturday. So, as the name suggests, this cat is found in deserts and can survive without water. इसकी वजह से ये इसकी स्पेशलिटी जिसकी वजह से इसे इंडियन डेजर्ट कैट बुलाया जाता है. फिर नेक्स्ट थिंग जो बताया, द टोज ऑफ द स्पीशीज हैव कुशंस लाइक हेयर विच हेल्प इट टू बैलेंस द फ्लक्चुएशन इन द डेजर्ट टेम्परेचर, क्योंकि यूजुअली डेजर्ट टेम्परेचर में नॉर्मल कैट्स डॉग लोगों को सर्वाइव करना इज़ नॉट दैट ईजी. सो इसकी बॉडी स्पीशीज़ इस हिसाब से इनहेबिटेंट बनाई गई है. So the toe of the species have a cushion-like hair which helps to balance the fluctuation desert temperature. He said the presence of this wild cat was not reported by the Panna Tiger Reserve's record. ये उनके रिकॉर्ड में नहीं था बिकॉज आई थिंक सो पन्ना टाइगर रिजर्व में लगभग 8-9 साल हो गए हैं या वहाँ पर ये कैट कभी विजिबल नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं था. द नेम ऑफ द इंडियन डेजर्ट कैट वॉज मैंशन इन द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, बट द फोटोग्राफिक presence of the species was not recorded earlier, as I said. He said that the presence of the desert cat was recorded in the state's नौदेही सेंचुरी, दूसरा सेंचुरी वहाँ पर इसका रिकॉर्ड है, तो माई भी वहाँ से माइग्रेट होके आया होगा. वी आर लुकिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स टू असर्टन वेयर द प्रेजेंस ऑफ दिस कैट वॉज रिकॉर्डेड. और दूसरी चीज़, द ऑफिशियल ऑल्सो सेड द प्रेजेंस ऑफ द डेजर्ट कैट इन PTR indicates that number of species of various wild animal is increasing in the reserves due to security being heightened. क्योंकि कितने बार ये एनिमल्स जो होते हैं दे बिकम द इंडिकेटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. जैसे मैंने आप लोग को बताया बटरफ्लाइज हुए, मतलब एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड. ठीक है. फिर हमने कल ही पढ़ा घड़ियाल होंगे तो फ्रेश वाटर मतलब पानी बहुत प्योर है, बहुत फ्रेश है. वैसे ही अगर इनका प्रेजेंस वहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे वाइल्ड एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ रही है. सो दैट वाज अबाउट द पन्ना टाइगर रिजर्व में जो ये कैट मिला है. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई याद रखना कि कौन सा कैट मिला है, क्या फीचर्स हैं. डायरेक्ट फीचर्स पूछ सकते हैं आपको इंडियन कैट के बारे में. अगला आर्टिकल जाते हैं. अगला आर्टिकल है Thar desert expanding fast with land degradation finds the study. स्टडीज़ का ये बता रहा है कि ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ कमिंग ईयर्स, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू दी सैंडस्टॉर्म्स, हमारा जो थार डेजर्ट है जिस स्पेसिफिकेशन से थार डेजर्ट बना है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है, जिसके वजह से एक ये रीज़न भी बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों में डायरेक्ट सैंडस्टॉर्म्स आपको NCR और दिल्ली के रीजन में मिलेंगे. क्योंकि जो अगर अरावली की बात करें, अरावली हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड का, एंड ये ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है या फिर उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादातर डिक्रीज़ हो चुकी है. अरावली या फिर हिमालय की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इसके मेन फीचर्स क्या है. जैसे अगर हिमालय की बात करें तो जो उधर से कोल्ड विंड्स आते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करता है हिमालय. सेम यहाँ से अरावली का काम होता है, जो सैंडस्टॉर्म्स जो सैंड्स आते हैं, ठीक है, लू वाली हवा हुई, ये सब को ब्लॉक करने का काम करता था अरावली और उधर के जो एडजॉइनिंग माउंटेन्स थे. बट आज ये एक अजम्पशन लगाया जा रहा है कि बिकॉज इनकी हाइट कम होती जा रही है, थार डेजर्ट ख़राब होते जा रहा है, एक टाइम ये भी आ सकता है कि हमारा जो NCR रीजन है, दिल्ली रीजन है, वहाँ पर डायरेक्ट जो है हवा या फिर जो विंड्स है, लैंड स्टॉर्म्स आएंगे. पहले आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल में क्या बताया है, एंड देन विल स्टडी मोर अबाउट थार डेजर्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो सैंडस्टॉर्म्स में ट्रैवल टू NCR इन द कमिंग रीजन, ये चीज़ उन्होंने क्लेम किया. Along with the gradual destruction of Aravalli ranges, the mighty Thar desert in the western Rajasthan,
क्योंकि हमें पता है जो थार, अगर अरावली की बात करें इंडियन मैप में, तो यहाँ हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय के बाद यहाँ हमारा अरावली है, जो कि बहुत हद तक डिटोरेट हो चुका है. सो द थार डेजर्ट इन द वेस्टर्न राजस्थान इज एक्सपांडिंग फास्ट because of the migration of people, change in the rainfall pattern, spread of sand dunes, unscientific plantation drives. The degradation of the land is posing a threat to the desert ecology also. With this finding, a study on the desertification of the Thar region conducted by Central University of Rajasthan has predicted that sandstorms from the desert will travel to the National Capital Region (NCRs) in the coming years. The study was undertaken as a part of assessment of the environment sensitive areas within the framework of UN Convention Combat Desertification UNCCD के अंडर इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया था. लॉस ऑफ अरावली अगर हम बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अगर हम स्पेसिफिकेशंस पे बात करें, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें मतलब बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में, या तो बाकी कंट्रीज़ में हमेशा गर्मी होगी, गर्मी वाले फीचर्स होंगे, वेदर क्लाइमेट हमेशा वैसा रहेगा, या तो फिर कोल्ड डेजर्ट ही होगा. इंडिया ऐसी कंट्री है, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है, इंडिया में हॉट डेजर्ट भी है, इंडिया में रेन अगर हम बात करें तो लीस्ट रेन भी मिलता है, फिर घाट्स भी हैं ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से. इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ इट्स, हम बोल सकते हैं जियोट्रॉपिकल रीजन्स और दी geographical features, but due to many of the reasons हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये geographical natural features हैं, they are starting to be dissolving और we can say disappearing, उनकी start हो चुकी है. सिर्फ इसी की नहीं, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में भी पहले के टाइम पे जितने नेचुरल हैबिटेट मिलते थे, आज शायद उतने नहीं मिलते. अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज ऑफ द शिफ्ट हम बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स, ये सब रीजंस एक बन सकते हैं कि अरावलीज हमारे ख़त्म हो रहे हैं. सो स्टडी ये बता रहा है, लक्ष्मीकांत शर्मा ऑन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान स्कूल ऑफ अर्थ साइंस, हु अलॉन्ग विद 2 other scientists undertook the study, told The Hindu that the loss of Aravali Hill because of unchecked mining activities would result in the sandstorms traveling to NCR region. Since no mechanisms have evolved so far to control the spread of sand dunes, the desertification will impact the Aravali ranges, northern part of the equatorial area. Study which focused on the Barmar, Jaisalmer, Bikaner and Jodhpur districts, covering more than 50% of the Thar desert, situated near the Aravali Hills, has witnessed a slow speed of desertification. It has also found the vegetation cover and water bodies has increased in the area in last 46 years, and the complex sand regions have decreased by 4.98%. So ये एक स्टडी का ये मानना है कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज अरावली के पास अगर आप नोटिस करोगे तो माइनिंग एरियाज भी है. बिकॉज ऑफ द माइनिंग वो हम लोग का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उसको इम्पैक्ट करता है, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस. सो ये आर्टिकल का स्टडी बता रहा है. अब हम थोड़ा सा थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं. सो जो थार है इसका सिंपल मतलब, इसका जो ओरिजिन वर्ड है दैट इज़ थुल. थुल का सिंपल अगर मैं जर्नल टर्म या मीनिंग बताऊँ, इट इज़ सैंड रिजेस. सैंड रिजेस को थुल बुलाया जाता है, जिसके ऊपर ये थार का नाम पड़ा है. ये जो है हमारे अगर मैप, इंडियन मैप के हिसाब से देखें तो राजस्थान के साथ नदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, नदर्न वेस्टर्न पार्ट पंजाब, सिंध और कुछ ईस्टर्न प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान तक ये एक्सटेंडेड है. थार बेसिकली इज़ एन एरिड जोन, ठीक है, एरिड रीजन हम बोल सकते हैं, जो कि लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का फैला हुआ एरिया है. ठीक है, 2 लाख तक का पहला एरिया है. एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ भी क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द एरिया प्लेज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट इज़ थार.
थार जो है एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय इट्स नेचुरल डिवीजन, उसको कुछ मैन मेड नहीं बनाया गया है। और उसका जो सरफेस है दैट हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑलमोस्ट, उस पर जो सैंड अभी आपको मिलेगा थार रीजन में वो लगभग 1.8 मिलियन ईयर्स से जो एक्यूमुलेट हो रहा है विंड डिपॉजिट के वजह से, तब से 1.8 ईयर से डिपॉजिट होते होते हमारा वो थार डेजर्ट आज वैसा बना है। सो थार की अगर हम सरफेस बात करें तो इट हैज़ बोथ द लो एज वेल एज हाई ड्यून्स। ठीक है, दोनों ही ड्यून्स वहाँ पे मिलते हैं आपको। भाकर एरियाज़ में भी मिलेंगे, बैरन लैंड्स भी मिलेंगे। ड्यून्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कितने अलग अलग तरह के ड्यून्स होते हैं। ठीक है, तो ड्यून्स अगर मैं बोलूँ तो सिंपली ड्यून्स का मतलब क्या होता है कि ये जब ये रेती होती है, जब ये अलग अलग शेप्स में डिपॉजिट होती हैं, कहीं पे स्टार लाइक शेप में होती है, कहीं पे हिल्स मतलब स्नेक लाइक शेप में होती है, कितने में सर्कल शेप में होती है, तो इसको हम ड्यून्स बोलते हैं, DUNES। ठीक है, सो जो अरावली माउंटेन है वहाँ पर आपको बाड़छर ड्यून्स मिलेंगे। बाड़छर ड्यून्स क्या होता है, ये एक क्रेसेंट शेप में होता है, जो कि बिकॉज वहाँ पे ऑन गोइंग विंड जिस शेप में चलते हैं उस शेप में, उस डायरेक्शन में वहाँ के विंड का फॉर्मेशन या फिर वो सैंड का फॉर्मेशन होता है। सराउंडिंग एरियाज अगर हम बात करें तो थार रीजन के एक साइड पे आपको इंदस रिवर प्लेन्स मिलेंगे, वेस्ट के तरफ, वेस्ट में आपको इंदस मिलेगा। देन नॉर्थ में आपको पंजाब मिलेगा। देन ईस्ट, नदर्न ईस्ट में अगर हम देखें अरावली रेंजेस हैं, और फिर साउथ के तरफ रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ से वो डिवाइडेड है। थार रीजन हैज़ अ सब ट्रॉपिकल रीजन डेजर्ट क्लाइमेट, एंड जिसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर हमेशा बना रहता है लैटिट्यूड के हिसाब से। एंड इट हैज़ सलाइन लेक बेल्ट्स। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो वहाँ पर लोकल टर्म्स में उसे धन्स बोलते हैं, धन्स। ठीक है, जो कि छोटे छोटे एक सलाइन लेक बेड्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। फ्लोरा फोना अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली डेजर्ट है तो यू वोंट गेट दी एवरग्रीन वाले प्लांट्स, वहाँ पे आपको कैक्टस, नीम, खेजरी हुआ, देन ये सब प्लांट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट में हमें ये लेपर्ड हुआ, देन एशियाटिक वाइल्ड कैट हुआ जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, देन चौसिंगा हुआ, फिर चिंकारा हुआ, बंगाल डेजर्ट फॉक्स हुआ, दी ब्लैक बक हुआ। ये सारे स्पीशीज़ रेप्टाइल्स आपको थार डेजर्ट में आपको मिलेंगे। सो ये थार डेजर्ट के बारे में था एक ओवरव्यू जो प्रीलिम्स में आपको याद रखना है। अगले आर्टिकल पे जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लोकसभा में ऐसे 8 बिल्स लाए हैं जिसमें कि एक बिल ये भी था कि लड़कियों का एज जो है शादी के लिए बढ़ा दिया करो ताकि एक बैलेंस एट पार मेन और वीमेन में हो पाए। उसी बिलों में से एक बिल ये भी था कि वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कर दो। तो अभी रीसेंट डिसीजन ये हुआ है कि ये बिल पे पहले हम ध्यान देंगे, इस बिल या ये ड्राफ्ट को पहले हम पास करेंगे, एंड उसके बाद बाकी के 8 बिलों में से बाकियों को उसके बाद डिसाइड करेंगे। सो आर्टिकल में देखते हैं आर्टिकल क्या क्या चीज़ बता रहा है। वोटर आईडी ना आधार लिंक, सिंपल यही मतलब है कि जैसे नॉर्मल हमारी दोनों, क्योंकि अगर आप एक इन्फो भी डालोगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाले इंस्टीट्यूट को या फर्म को मिल जाएगा। Lok Sabha, to take it up today, legislative seeks to link electoral rolls to UDI to establish a proper identity। कितने बार ये नोटिस किया जाता है, ओनली 1 पर्सन जिसके पास आधार कार्ड शायद किसी और का नाम का होगा, इलेक्शन कार्ड अलग नाम का होगा, या फिर फ्रॉड रहता है। सो टू मेक इट मोर प्रिसाइज इस चीज़ के बारे में बात की है। ये जो बिल है इस बिल का नाम है इलेक्शन लॉ बिल 2021, which seeks to link the Aadhaar electoral rolls which seeks to link electoral rolls with the Aadhaar and has been listed for the introduction in Lok Sabha. The bill allows electoral registration officers to ask for Aadhaar of applicant for the registration as voters so as establish their identities. So आधार के बेसिस पे भी आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सामने वाले इलेक्टोरल ऑफिसर्स को मिल जाएगा। इसका मेन टॉपिक यहाँ पे बताया है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट मैनेजर्स हु स्पोक टू द हिंदू, द प्रायोरिटी हैज़ बीन अकॉर्डेड टू द बिल ओवर 7 अदर मेंशन मिनिस्ट्रल स्टेट्स। अब मैंने जैसे बोला ना टोटल 8 बिल लाए थे,
तो लोकसभा में ये बोला कि पहले हम इस बिल पे ध्यान देंगे, उसके बाद वो सातों बिलों पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। पहला प्रायोरिटी हमारा फिलहाल ये है। द यूनियन कैबिनेट डिक्लेयर्ड द बिल ऑन वेडनेसडे व्हेन इट मेट लास्ट. It also seeks to allow the officers to ask for number from person already including electoral roll. So this amendment will make it clear that no application for inclusion of the name in the electoral roll shall be denied, or no entries in the electoral roll shall be deleted for the inability of the individual. जो डबल वे ऑफ वर्किंग होता है, या फिर देखते कितने बार बोलते हैं हमारा नाम नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आधार, क्योंकि आधार कार्ड ऐसा है कि आज के टाइम पे सबके पास रहता है। सो अगर आधार का इन्फॉर्मेशन हम लिंक करके रखेंगे, ये जो इश्यूज़ होते थे इतने सारे इलेक्शंस को लेकर कि इनका नाम ही नहीं है, या फिर नाम है बट इलेक्शन कार्ड पे मैच नहीं कर रहा है, ये सब इश्यूज़ को हम सॉल्व कर पाएंगे अगर ये बिल आएगा अकॉर्डिंग टू देम. सो अकॉर्डिंग टू द बिल, circulation of Lok Sabha members ahead of the introduction, various sections of the Representative People's Act of 1950 and 1951 will amend. क्योंकि 1950 और 1951 का जो बिल अगर आप लोग पढ़ोगे तो इट गिव्स दी राइट्स कि किस हिसाब से वोटिंग पैटर्न होना चाहिए और अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो थिंग है. 4 क्वालिफाइंग डेट्स. अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 14 of the Act of 1950 will allow to have 4 qualifying dates for eligible people to register as a voter. मतलब जो चेंजेस लाएंगे तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1950 का सेक्शन 14 में चेंजेस आएगा, जिसके वजह से अगर आपको रजिस्टर करना है तो वो आपको ऐसे 4 क्वालिफाइंग डेट्स देंगे जिसमें खुद को आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर सकते हो. As of now, January 1 of every year is the sole qualifying date. So अभी फॉर एग्जाम्पल मैं 18 हो चुकी हूँ, मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन करना है. सो January 1 विल बी द डेट जिस दिन सब लोग रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, या फिर जो आइडेंटिटी इशू है, ठीक है, खुद को रजिस्टर इसके लिए कर सकते हैं. पीपल हु टर्न 18 और बिफोर 18 ऑन और बिफोर 1 Jan कैन रजिस्टर एज अ वोटर. Those turning 18 after that have to wait for almost 1 year. इसकी वजह से उन्होंने बोला कि 4 डेट्स ऐसे देंगे, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि पूरा 1 साल रुकना पड़े, जिसका जन्म शायद बर्थ फेब में हो, मार्च में, तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल रुको, देन अगले साल वोट करो या अगले साल रजिस्टर करो. सो सेक्शन 20, इसी के साथ सेक्शन 20 ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1950 में भी चेंज लाया गया है, या बोले कि वो अलाउ करेगा इलेक्शन बिकम जेंडर न्यूट्रल फॉर द सर्विस वोटर. इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिप्लेस द वर्ड वाइफ विद द वर्ड स्पाउस, मेकिंग अ स्टेटस जेंडर न्यूट्रल. ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस लाने की बात की है इस ड्राफ्ट में, टू मेक इट अ जेंडर पार या फिर इक्वल, डिफरेंसेस नहीं देखने के लिए. This seeks to redress any discrimination against male spouse of female armed services employee with wife being replaced as spouse. So ये word change करने का भी एक reason है, because कितने बार for example a person is working as a soldier in an army एंड उनकी वाइफ है, तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो वहाँ पे वाइफ लिखा रहता है. सेम अगर हम देखेंगे, सो अगर कोई फीमेल है वो इज़ वर्किंग इन मिलिट्री आर्मी, उनकी जो हस्बैंड उसमें स्पाउस लिखते हैं, ना कि हस्बैंड लिखा रहता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इसको हटाने के लिए ये बोला गया कि सेक्शन 20 में भी हम चेंजेस लाएंगे, जिसके बाद से अगर कोई भी मिलिट्री में है और उनके हस्बैंड और वाइफ जो हैं, उनके आगे हस्बैंड वाइफ नहीं लिखा रहेगा, दोनों के आगे ही स्पाउस लिखाया जाएगा, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो दैट आर द 2 चेंजेस जिसके बारे में प्रायोरिटी लाया गया है. सबसे पहले वोटर आईडी आधार लिंकिंग के ऊपर. नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बता रहा है गोवा नेवर टू फॉरगेट इट्स इंडियननेस, मोदी. सो रिसेंटली जैसे हमने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देखा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के साथ ही साथ उसके जस्ट कुछ दिन बाद हमने लिबरेशन ऑफ गोवा भी सेलिब्रेट किया, या लिबरेशन ऑफ गोवा पे भी बात की गई. ऑन 60th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन फ्रॉम पोर्तुगल, PM says BJP has deepens link with the states. पहले देखते हैं आर्टिकल क्या बताता है, and then we'll study about the liberation of Goa. On the occasion of 60th anniversary of liberation of Goa from Portugal in 1961, इनका 1961 में था.
बांग्लादेश 1971 में था। PM Narendra Modi on Sunday inaugurate a raft of development and public work project to establish approximately of 600 crore in poll-bound states, stressing BJP's deep ties with Goa. The Diamond Jubilee celebration of Goa's Liberation Day commenced with Mr. Modi arriving at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium at Telangio for the main event, where he facilitated the freedom fighters and veterans of the Operation Vijay, the military action in 1961 by which Indian liberated the टेरिटरीज ऑफ गोवा, क्योंकि जो गोवा है, दमन दीव है, ये जब पोर्तुगीज़ के अंडर था उस टाइम पर, जब इंडियन आर्मी ने अपना एक ऑपरेशन किया था जिसको हम विजय, ऑपरेशन विजय बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन हमें पोर्तुगल से फ्रीडम मिली थी। सो उनके जो वेटरन पर्सनस थे, उनके जो मिलिट्री पर्सन थे, उनको फैसिलिटेट किया गया था बाया PM। गोवा डिड नॉट लूज इट्स टाइज विथ इंडिया इवन आफ्टर एंड्योरिंग इट फॉर 450 ईयर्स। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें किसी ने किया है, मतलब लास्ट गए हैं तो पोर्तुगल गए हैं। गोवा कम अंडर पोर्तुगल रूल व्हेन द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री वाज रूल्ड बाय मुगल्स। उसी टाइम से गोवा जो है पोर्तुगल के अंदर है। उसके बाद हमारे जो होम मिनिस्टर है सरदार, मतलब ही ऑल्सो सेड कि फॉर्मर होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ पटेल लिव्ड लॉन्गर देन गोवा वुड हैव नीडेड टू वेट सो लिबरेशन। फिर उसके बाद ग्रेटर हाइट्स में बताया गया है कि अर्जिंग दी गांव पीपल टू अचीव अ ग्रेटर हाइट्स बाय 75th ईयर्स ऑफ स्टेट लिबरेशन। उनके लिए बेसिकली अगर शॉर्ट में हम देखें, सो गोवा लिबरेशन सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने कल जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स ओपन किए गोवा में डेवलपमेंट लाने के लिए। एंड स्टेट ये किया कि दो हम बोल सकते गोवा पर इतने साल का रूल हुआ या इतने साल लोगों ने लिया है। देन ऑल्सो गोवा में से कभी भी वो जो फीलिंग ऑफ इंडियननेस या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो कभी नहीं गया। और बीजेपी की टाई अभी से नहीं बट हमेशा से गोवा के साथ रही है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं अबाउट द लिबरेशन। तो पोर्तुगीज जब इंडिया में आए थे, इंडिया में उन्होंने सेवरल पार्ट्स को कॉलोनाइज किया था। 1510 में वो आए थे और उन लोग का जाने का टाइम वाज 1961 जैसे हमने देखा। सो उस टाइम पर पोर्तुगल का जो कॉलोनीज था वो गोवा था। गोवा के साथ ही अगर हम बात करें दीव दमन के साथ नागरा हवेली भी था और अजदेविया आइलैंड जो कि गोवा का ही पार्ट है, ये सब को जगह को उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था। ठीक है, ये सब पार्ट उस टाइम उनके अंडर था। So, as India gained independence on 15th August 1947, it requested the Portuguese to cede their territories, but they refused. Independence के बाद की बात है। फिर उसके बाद से लगभग गोवा लिबरेशन मूवमेंट जो है वो छोटे छोटे स्केल में चालू हुआ। 1940 से 1960 तक 20 साल तक ये छोटे छोटे स्केल पे लिबरेशन वॉर, स्ट्रगल वॉर चल रहा था। उसके बाद 1961 में जब पोर्तुगीज़ के डिप्लोमेट्स और इंडियन गवर्नमेंट की दोनों की नेगोशिएशन या फिर दोनों का प्रॉपर वर्क नहीं हुआ था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चालू किया विच वाज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में उन्होंने दमन दीव और गोवा को जो है अपने इंडिया मेनलैंड का पार्ट बनाया। तो 19 दिसंबर 1961 के दिन ऑपरेशन विजय की वजह से दीव दमन और गोवा जो है उसको एनेक्स कर पाए थे इंडियन मिलिट्री। फिर उसके बाद 30 मई 1987 को जो टेरिटरी ऑफ गोवा था वो प्रॉपर बना था दीव दमन से अलग होकर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अगर ऑपरेशन विजय नहीं होता तो शायद आज भी हम आज की हिस्ट्री गोवा को लेकर कुछ और होती। बट अच्छी बात थी कि ऑपरेशन विजय की वजह से इंडिया के मेन लैंड का पार्ट बन पाया गोवा दीव दमन। फिर उसके बाद गोवा दीव दमन अलग अलग हो गया, तो वो तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। तो ये कुछ चीज़ें प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आंसर राइटिंग भी लिबरेशन पे अगर आप कर रहे हो तो आप इस सब चीज़ को जॉट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एट OIC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज समिट, कंट्रीज वाउ टू प्रोवाइड एड टू अफगानिस्तान। कल ही हमने देखा था कि इंडिया की एक मीटिंग थी और उसी के साथ उसी दिन पाकिस्तान की भी एक मीटिंग थी।
टू स्पॉन्सर अफगानिस्तान, जिसमें कि सेंट्रल एशिया के 5 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ों ने OIC की मीटिंग छोड़कर दे चोज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ इंडिया। सो OIC की मीटिंग की जो बात हुई थी, OIC में यही बात हुआ कि दे विल हेल्प अफगानिस्तान। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, फिर OIC के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। Islamic countries scrambled on Sunday to find a way to help Afghanistan avert an imminent economic collapse they would say have on the global impact. The hastily called meeting of the Organization of Islamic Country in the Islamabad ended with the promise to set up a fund to provide humanitarian aids through Islamic Development Bank. जैसे हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सिमिलर वे में इनकी भी फंक्शनिंग होती है। In a press conference at the end of the summit, Pakistan's Foreign Minister Shah Mohammad Qureshi said Western delegates met with Taliban team led by the interim Foreign Minister Amir Khan Muttaqin. Mr. Qureshi said West said that he was mandated to engage with Taliban and US humanitarian aids to Afghanistan would not carry the precondition there would be of 1.2 million available through the World Bank। मतलब हेल्पिंग की बात की कि सब कंट्रीज प्रॉपर फंड पहले जमा करेंगे जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेस पे अफगानिस्तान के लिए मदद होगा। इस मीटिंग पे अफ़गानिस्तान के सो कॉल्ड या जो फॉर्मर फॉरेन सिक्योरिटी थी मिस्टर आमिर, वो भी आए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो बेसिकली यही हुआ कि उन्होंने ये किया कि वो लोग जो फ्रोज़न फंड है अब तक उनके पास रखा होगा या जो फंड वो लोग जमा करेंगे टू हेल्प अफ़गानिस्तान। अब दैट इज़ नॉट द थिंग, वो तो अब हेल्प होगा ही, इंडिया तक हेल्प कर रहा है, सभी कंट्रीज आर हेल्पिंग अफ़गानिस्तान टू एटलीस्ट बिकम अ बैलेंस कंट्री। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है OIC, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC जो बना था हमारे इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे क्रिटिसाइज़ किया था, क्यों, वो तो अलग रीज़न है, बाबरी मस्जिद का इशू था, बहुत सारे इश्यूज थे। OIC जो है वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि UN जो है वो 194-195 कंट्रीज़ कंसिडर करता है। UN के बाद OIC ऐसी कंट्री है, OIC ऐसी कमिटी या ग्रुप है जिसमें 57 कंट्रीज़ मेंबर है। तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे कि हम मुस्लिम इंटरेस्ट कैसे प्रिजर्व करें, उनकी स्पिरिट्स को कैसे प्रमोट करें, इंटरनेशनल पीस और हारमनी कैसे रखें हम सारे कंट्रीज़ का वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें पे OIC बना है हमारा। इट वॉज इस्टेब्लिश अपॉन द डिसीजन ऑफ हिस्टोरिकल समिट विच टुक इन रबत, मोरक्को में ये मीटिंग हुई थी 1969 में, 25 सितंबर 1969 में, जिस मीटिंग में डिसाइड किया कि दे विल फॉर्म अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर इज इन जेदे विच इज सऊदी अरेबिया, और इंडिया जो है OIC का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन कितने बार दिया जाता है कि OIC का पार्ट कौन कौन है, क्योंकि OIC के जो 57 मेंबर्स है उसके साथ कुछ नॉमिनीज़ भी होते, जैसे इस बार की मीटिंग के नॉमिनीज़ थे US थे, रशिया थे, चाइना था, ठीक है। तो कितने बार ये इंडिया भी डाल दिया जाता है, बट हमेशा याद रखो इंडिया OIC का मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ OIC। हावेवर जो रिसेंट उनकी 46 सेशन हुई थी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, जिसमें उन्होंने OIC का 50th एनिवर्सरी बनाया था, उसमें उन्होंने इंडिया को एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था। तो गेस्ट ऑफ ऑनर तक का ही हम बोल सकते हैं कि लिमिट है OIC में इंडिया का। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं यू शुड रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू OIC। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।